देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड में वीडियो और वीडियो के एग्जाम से संबंधित एक और टेस्ट सीरीज आपके सामने आ रही है। इस बार आंसर्स भी हमने सब सामने रखे हुए हैं और चूंकि बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं, अब अंतिम दौर चल रहा है, इस वजह से एक और टेस्ट सीरीज के माध्यम से ऐसे अनछुए क्वेश्चन जो अब तक नहीं आ पाए हैं, हिंदी पत्रकारिता, करंट अफेयर्स, वो सब संबंधित जो पिछले सालों में या एक आध महीने का अंतर्गत जो कहीं और एग्जाम हुए उनमें जो क्वेश्चंस बने हैं या ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, उन सबको आपके सामने रखा गया है इस वीडियो के माध्यम से। चलिए फटाफट चलते हैं। 100 क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। हिंदी से शुरुआत है, फिर से पत्रकारिता से। पहला क्वेश्चन है, एक औपचारिक पत्र, बताइए आपको औपचारिक और अनौपचारिक में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन लिखा जाता है? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका प्रिय महोदय महोदय, तो इसका आंसर सही महोदय है। औपचारिक पत्र की बात हो रही है। चलिए, और जो प्राइवेट पत्र हैं उनमें तो सब आप अपने हिसाब से लिखते हैं, लेकिन औपचारिक पत्रों में खास कर ये। दूसरा क्वेश्चन था, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहू जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? तो एक शब्द बार बार आता है तो अनुप्रास होता है, एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? विराम चिन्ह से प्रश्न है, किसी ने कोई स्टेटमेंट बोला है तो यानी स्टेटमेंट का जो को कैसे लिखते हैं? लाघव चिन्ह में, कोष्ठक में, उद्धरण चिन्ह में, निर्देशक में। तो इसका सही उत्तर है उद्धरण, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं किसी के स्टेटमेंट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं में कराकर कौन सी क्रिया है पूछा है? यानी हवन करा दिया है, अब कथा कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पहले पूर्वकालिक दो क्रियाएं आ रही, एक हवन कराना और एक कथा कहना, तो पूर्वकालिक क्रिया है कराकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मेरा घर स्कूल से बहुत दूर है, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? स्कूल से, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान के लिए ये कारक है यहां पर, अपादान से, तो इसका सही आंसर था अपादान। तो से भी दो अर्थ में यूज हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, एक उपकरण के लिए, एक से, दूर होने के लिए। घर से दूर है मतलब अलग होने के लिए आप अपादान का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है इस बार, मतलब गलत है। पुर्तगालियों की, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, पुर्तगालियों की कोठी कोचीन में थी, 1503 में स्थापित की थी उन्होंने। डचों की मछलीपट्टनम में थी, ये भी ठीक है। अंग्रेजों की सूरत में थी 1608 में। उसके बाद फ्रांसीसियों की कोलकाता, ये गलत है, इनकी भी सूरत में ही थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो भारत में विदेशी कंपनी आई, उन्होंने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी या व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ बनाई, वो है ये क्वेश्चन। तो फ्रांसीसियों ने भी सूरत में बनाई थी, ये रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कौन से अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 7, कौन से अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा की जाती है? कोई व्यक्ति विदेश जा सकता है, विदेश यात्रा की रक्षा के अधिकार की रक्षा अनुच्छेद 15, 19, 21 और इनमें से कोई नहीं, तो अनुच्छेद 21, स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस का बंगाली भाषा में अनुवाद, रामचरितमानस बंगाली भाषा में किसने लिखी है? ऑप्शन है, तो इसका आंसर है कृतिवास ने लिखी है बंगाली भाषा में रामचरितमानस। 9, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? करंट का क्वेश्चन है, औरंगाबाद शहर का नाम अब बदलकर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर है, सॉरी, यहाँ पर संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र हैं, उनके नाम से छत्रपति संभाजीनगर, ध्यान रखना, छत्रपति शिवाजी नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 है, राग भाग काली कुमाऊं के लेखक कौन है? उत्तराखंड से क्वेश्चन है। राग भाग काली कुमाऊं के लेखक हैं केपी नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 11, असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल कंप्यूटर की किस पीढ़ी में किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में हुआ था और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी में होने लगा था। ये कंप्यूटर से संबंधित एक वीडियो जो हमने अपलोड किया था, लगभग काफी कुछ वो कवर कर लेगा आपका, और आप लोग भी उसको पढ़ रहे हैं, ये सब अच्छा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 139, करंट का क्वेश्चन है, 139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? रैंकिंग से है और
139 देशों के नवीनतम विश्व बैंक रसद प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग 38वीं है। अच्छा सा प्रश्न था ये भी, करंट का क्वेश्चन। फिर से यूपी पीसीएस का भी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है? तो 135वां। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं होने वाला है क्योंकि इतना समय भी नहीं रहा, बस अब तो अंतिम दौर है, आपको रिवीजन में अधिक से अधिक रिवीजन करने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 14, किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो औरंगजेब। बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी थी जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर, इनमें से किसने दी थी? तो औरंगजेब ने। उसके बाद तो बार बार मिलती रही, फिर फारूक शेर ने भी दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 उत्तराखंड का है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन थे? 1908 में उत्तराखंड में कुली एजेंसी बनी थी, आपको पता होगा, और उसके संस्थापक तो ठाकुर जोत सिंह। तो जोत सिंह स्थानीय तहसीलदार थे, तो उनके नेतृत्व में या उनकी द्वारा ये स्थापना की गई है कुली एजेंसी 1908, जोत सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, फिर से क्वेश्चन नंबर 16, पतलून किस भाषा का शब्द है? ये हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, अरबी, फारसी सारी भाषाओं को रटना। तो पतलून है पुर्तगाली। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय की, अज्ञेय की रचना है शेखर एक जीवनी। क्वेश्चन नंबर 18, प्रातः सूर्य उदित हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, किस वाक्य का उदाहरण, मतलब किस प्रकार का वाक्य है बताना। आपने बार बार आ रहा है सरल, संयुक्त और मिश्रित। तो दो सेंटेंस हैं, प्रातः सूर्य उदित हुआ पहला सेंटेंस, फिर आया और ने इनको जोड़ा हुआ है पक्षी चहचहाने लगे, यानी दूसरा सेंटेंस। दोनों सेंटेंस को और जोड़ा है, तो इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्न में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो बिहार की है मधुबनी लोक चित्रकला की शैली। नेक्स्ट पॉइंट है 20, यानी 20वां क्वेश्चन आया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? इंडिया हाउस काफी फेमस रहा है 1905 में, श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का, तो इसका आंसर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है? मतलब इनमें जो आभूषण है चार, हाथ में पहना जाने वाला, तो मुंदड़ी हाथ का आभूषण है। तुगल हो नहीं सकता, कान फुल्ली भी नहीं हो सकता, इमरती भी नहीं हो सकता, तो मुंदड़ी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, संस्कृति का विशेषण, मतलब संस्कृति शब्द का विशेषण बताना आप। संस्कृत, सांस्कृति, संस्कृति, सांस्कृतिक, ये सही सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 23, करंट का क्वेश्चन फिर से आपके पास है, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर कहां बनाया जा रहा है? ये प्रस्तावित है, भी बनाया जाना है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया जा रहा है, प्रस्तावित। क्वेश्चन नंबर 24, गंडक नदी निम्न में से किस नदी प्रणाली से संबंधित है? मतलब किस नदी प्रणाली का एक हिस्सा है गंडक? तो गंडक गंगा की सहायक नदियां हैं, पश्चिमी रामगंगा, कोसी, गंडक, घाघरा, महानंदा, ये सब उत्तर से मिलने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय किसके लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और यूपी पीसीएस का, यूपी वीडियो का भी क्वेश्चन है। एक सार्वजनिक ऋण कार्यालय किसके लिए निवेश बैंकर के रूप में कार्य करता है? तो सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 26 उत्तराखंड का क्वेश्चन है, देवकुंड किस जिले में है पूछा है? तो उत्तरकाशी। देवकुंड अलग है, देवी कुंड अलग है, ध्यान रखना। तो ये देवकुंड की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, तांदी नृत्य उत्तराखंड के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जौनपुर। जौनपुर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में, तो यहीं का नृत्य है तांदी विशेष। 28, खिरसू उत्तराखंड के किस जिले में? खिरसू वैसे पर्यटन स्थल भी है, अब तो ये विकासखंड तहसील में से कुछ एक बनाया जा चुका है, अभी फिलहाल प्रशासनिक इकाई है कुल मिला के। तो ये पौड़ी श्रीनगर के पास है खिरसू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 29, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? मतलब ये कंप्यूटर का क्वेश्चन शुरू हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण पूछा जा रहा है। एक्सेल, वर्ड ये तो हो नहीं सकते, पावर पॉइंट भी नहीं, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। कंपाइलर का मुख्य कार्य क्या है? मैंने कहा एक असेंबलर होता है जो निम्न स्तरीय भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलता है या मशीनी भाषा में चेंज करता है। तो एक होता है
कंपाइलर, ये उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में चेंज करेगा, ये है इसका आंसर। इनमें से कौन मेमोरी नहीं है? मेमोरी से प्रश्न है, रजिस्टर्स, सीडी रैम, रोम, कैश, कहीं ना कहीं ये तो है ही मेमोरी के जो टाइप हैं उसमें, तो ये इसका आंसर हो सकता है, ये होना चाहिए पहला आंसर। कौन मेमोरी नहीं है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32 में है, भारत का सबसे बड़ा, फिर से करंट का क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? ये प्रस्तावित है अभी हैदराबाद में, तेलंगाना। भारत का सबसे बड़ा टनल एक्वेरियम या एक्वा मरीन पार्क हुआ है। फिर से हिंदी का क्वेश्चन है यहाँ पर 33, क्वेश्चन नंबर 33, स्वागतम में कौन सा उपसर्ग जो कि शुरुआत में लगता है, तो इसका सही उत्तर है सु प्लस आगतम, उ प्लस आ बराबर वाह, स्वागतम यण संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, संधि शब्द में कौन सी संधि है? जो संधि शब्द लिखा है इसमें कौन सी संधि है? तो संधि होगा, अगर ऐसा इसका संधि विच्छेद करना होगा तो हम करेंगे सम मौ सम, तो इसका मतलब प्लस धी, कहीं कोई मेल नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब व्यंजन संधि, तो इसका आंसर था व्यंजन संधि, खुद भी एक व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 35, चरकुला तथा दादरा किस राज्य के नृत्य रूप है? चरकुला नृत्य लोकल डांस है, दादरा तो इसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश के हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कवि शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? कवि का पुल्लिंग बताना आपने, तो इसका होगा कवित्री, लेकिन लिखते कैसे हैं? तो ऐसे कवइत्री, ये सही शब्द है। स्मर, फिर से हिंदी, शब्द का पर्यायवाची क्या है? स्मर, तो कामदेव, पर्यायवाची पूछा जा रहा है। विष्णु, शंकर, लक्ष्मी, कामदेव, तो कामदेव। क्वेश्चन नंबर 38 संविधान का क्वेश्चन है, संविधान सभा में देशी राज्यों से कितने प्रतिनिधि लिए गए थे? जब पहली बार संविधान सभा बनी थी तो 389 टोटल सदस्य थे, 389 389, तो उसमें से पूछा जा रहा है कि देशी राज्यों से कितने सदस्य लिए थे? तो 93। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय किसके तहत बनाया गया था? पहली बार कोलकाता का जो हाई कोर्ट था या सुप्रीम कोर्ट जिसे हम कह लेते थे, तो किसके तहत बनाया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, और सर एलिजा एम्पे के नेतृत्व में एक हाई कोर्ट बनाया गया था। चलिए अच्छा क्वेश्चन था। फिर से क्वेश्चन नंबर 40 हिंदी है, हिंसक विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा बतानी है आपको। हिंसक विशेषण से भाववाचक संज्ञा होगी हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से संविधान निर्मात्री परिषद में एक प्रतिनिधि लगभग कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आता रहता है क्वेश्चन। जब पहली बार संविधान सभा बनी तो 10 लाख में से एक सदस्य को लिया गया था, और टोटल 389। क्वेश्चन नंबर 42, स्वयं, हिंदी का क्वेश्चन है, अपने आप और अपना किस प्रकार के सर्वनाम है? सर्वनाम 6 टाइप के होते, पता ही है आपको, और उसमें ये किस प्रकार का सर्वनाम है? स्वयं, अपने आप, अपना, तो ये है निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहां से प्रेरित है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब जैसे आधा कानून माना जाता है और फिर संसद ने उसे पारित कर दिया तो कंप्लीट कानूनी बन जाता है। तो ये कहां से प्रेरित है? तो इसका अधिनियम 1935 से। अच्छा सा प्रश्न था। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। क्वेश्चन नंबर 44, फिर से संविधान, किस अधिनियम के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिलाया गया था? तो 1909, एक्ट अधिनियम 1909, मिंटो मॉर्ले सुधार कहते हैं हम इसको। 6 ऐसे क्षेत्र निर्वाचित आरक्षित कर दिए थे, वो मुस्लिमों के लिए पृथक थे, पृथक निर्वाचन की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, हुक्का क्लब की स्थापना कब हुई थी? हुक्का क्लब 1906 में बना था अल्मोड़ा में, और चिरंजी लाल ने बनाया था, ये आपने पढ़ लिया होगा, चिरंजी लाल, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमार शासक फतेहपति शाह के वजीर कौन थे? क्वेश्चन आ चुका है इस वजह से, इसलिए आंसर है रंगी बिष्ट। हालांकि रंगी बिष्ट उनके बाद भी रहे हैं या उससे पहले भी रहे हैं, तो लेकिन यहाँ पर के अनुसार क्वेश्चन ये है, परमार शासक लक्ष्मणदेव ने स्वतंत्र शासक के रूप में किसके नाम की मुद्राएं चलाई थी? वैसे पहला परमार राजा था जिसने एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में मुद्राएं चलाई, तो इसलिए प्रश्न इंपोर्टेंट बन जाता है अपने आप में परमार वंश से बहुत ज्यादा, क्योंकि मुद्रा के हिसाब से। लेकिन उसने स्वयं की मुद्राएं चलाई थी, उसमें स्वयं का नाम लिखा या मूर्ति चित्र था। तो लक्ष्मण देव ने या लसन देव ने स्वतंत्र शासक के रूप में किसके नाम की मुद्राएं चलाई? तो अपने स्वयं के नाम की मुद्राएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ, उत्तराखंड के टिहरी राज्य में अगस्त समझौता किस हुआ?
किसके समय हुआ था, किसके समय हुआ था, इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। तो राजा मानवेंद्र शाह जब गद्दी पर बैठने वाले थे टिहरी की, 1946 की बात है, तो राजा मानवेंद्र शाह और टिहरी की राज्य की जनता के मध्य एक अगस्त समझौता हुआ था। वादा यह था कि राजा टिहरी राज के अंतर्गत आंदोलन कर रहे युवाओं को जेलों से मुक्त कर देगा और टिहरी के युवा राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। उसी को लेकर 29 अगस्त 1946 को अगस्त समझौता हुआ था। तो किसके समय? मानवेंद्र शाह के समय, अंतिम टिहरी नरेश। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, धनीराम, पंडित धनीराम किस परमार शासक के मंत्री थे? तो इसका आंसर है जय कीर्ति शाह। काफी समस्याएं उत्पन्न हुई, धनीराम ने फिर हिमाचल के साथ एक कॉम्प्रोमाइज भी किया था, लेकिन धोखाधड़ी हो गई थी, तो जय कीर्ति शाह को देवप्रयाग में अपने जीवन का अंत करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 50, लंगूरगढ़ की संधि यानी 1792 हम लोग इसे मानते हैं के समय परमार शासक कौन था? इस बार ये पूछा है। लंगूरगढ़ की संधि का भी बार बार पूछता रहता है, तो 1792 में हुई है, गोरखाओं और गढ़वाल यानी परमार राजा के मध्य। तो उस समय परमार राजा कौन था? तो प्रद्युम्न शाह थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से क्वेश्चन वहीं से। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? इस बार डेट पूछी है एग्जैक्ट, तो 14 मई 1804 को गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य, जिसमें प्रद्युम्न शाह मारे गए। क्वेश्चन नंबर 52 में हम, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगा दिया था? जौ से जगत चंद, जौ से जुआरी। याद करने के लिए आपको बिल्कुल रटना नहीं है। चलिए 53, कौन उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है? दूसरा सबसे बड़ा पूछा है इस बार, तो इसका आंसर है अस्कोट, दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। वैसे भी उत्तराखंड के जो 6 राष्ट्रीय पार्क और 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्यों में दूसरा सबसे बड़ा अस्कोट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सिल गुरु जी की पूजा कौन सी जनजाति करती है? सिल गुरु जी पशुओं के देवता माने जाते हैं, जौनसार भावर के, तो जौनसारी। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ, धार्मिक स्थल कविल्टा, कविल्टा कहाँ है? कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है और ये रुद्रप्रयाग में होगा कविल्टा, काली मठ के नाम से आजकल फेमस है। पैम्परो स्थानीय पवन, ठंडी पवनें कहाँ चलती हैं? पवनें, 56वां क्वेश्चन है कि लोकल विंड से क्वेश्चन बनाया है, ठंडी और गर्म पवनें। ठंडी और गर्म पवन ज्योग्राफी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसने रिवाइज नहीं कर रहा है उसे तुरंत रिवाइज कर लें, और एक क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस रहते हैं यहाँ से भी। तो पैम्परो स्थानीय ठंडी पवन पूछा है लोकल, तो ये अर्जेंटीना में चलती है। जबकि अर्जेंटीना में आपको पता है कि अर्जेंटीना में जो गर्म पवन चलती है ना, वो जोंडा है। तो अर्जेंटीना की जो गर्म पवन है जोंडा, ठंडी है पैम्परो। क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन कहां से होता? गढ़वाली यानी 1905 में गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ गढ़वाली भाषा में, और तो लैंसडाउन सही उत्तर है इसका। उत्तराखंड हिमालय संग्रहालय 58, 58वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड हिमालय संग्रहालय कहाँ है? तो 2005 में बनाया, जहां इसका आंसर है नैनीताल। तो नैनीताल के परिसर में 2005 में उत्तराखंड हिमालय संग्रहालय है। कंफ्यूजन नहीं होना, ये हिमालयन संग्रहालय नहीं है। अगर हिमालयन संग्रहालय होता ना, हिमालयन संग्रहालय ये अलग है, प्रश्न है। हिमालयन संग्रहालय तो ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। तो लेकिन ये पूछा क्या था? उत्तराखंड हिमालय संग्रहालय पूछा था। 2005 में नैनीताल के डीएसबी परिसर में बना हुआ है। तो ये हिमालयन संग्रहालय होता अगर, तो उत्तरकाशी होता, ध्यान रखना, बस इतना अंतर था, हिमालय और हिमालयन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप उम्मीद कर लोगे ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरबान सिंह संग्रहालय लैंसडाउन की स्थापना कब हुई है? लैंसडाउन में जो दरबान सिंह संग्रहालय 1983 में इसका बना है स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका द गढ़वाल वुडवर्क किसकी रचनाएं हैं? तो ये चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट, उत्तराखंड से पद्मश्री पाने वाले पहले चित्रकार हैं रणवीर सिंह बिष्ट जी, और उनकी रचनाएं हैं द रॉक पेंटिंग ऑफ भीमबेटका द गढ़वाल वुडवर्क, ध्यान रखना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक एकेडमी पूछा हुआ है इसने, तो इसका आंसर है भवाली नैनीताल में। न्यायिक और विधिक एकेडमी पूछा है, हाँ, यहाँ कॉलेज नहीं पूछा है। कॉलेज होगा तो गोपेश्वर होगा, तो गोपेश्वर में कॉलेज है। उत्तराखंड न्यायिक और विधिक कॉलेज गोपेश्वर, न्यायिक और विधिक एकेडमी भवाली। चलिए कंफ्यूजन बहुत सारे क्लियर हो रहे। राष्ट्रीय पादप और जैविकी अनुसंधान ब्यूरो कहाँ है उत्तराखंड में? तो यह है निगलाट में, निगलाट नैनीताल।
वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है पूछा है। मेघालय, मणिपुर, मणिपुर की नहीं लगती, वैसे मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय तो लगते हैं। बांग्लादेश से 5 राज्य सीमा बना रहे हैं जिसमें मणिपुर नहीं है, बस ये ध्यान रखना। हम लोग हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ। 2021-22 का बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार उत्तराखंड में किसको मिला है? तो देवेंद्र मेवाड़ी जी, काफी नाटक में विज्ञान इनकी रचना है, उसके लिए मिला है इनको। चलो रीजनिंग का पार्ट बहुत ध्यान से हमें कवर करना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा रीजनिंग में। 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनुज का स्थान 17वां है, मतलब वो फर्स्ट से 17वां है पूछा है। अंत से उसका कौन सा स्थान होगा? टोटल 31 थे तो अंत से पूछा है ये, मतलब यहां से आप उसका स्थान बताना है। यहां से यहां तक 17 आ गए तो 17 में कितना जोड़े कि 31 आ जाए, तो इसका वैसे जोड़ लोगे आप 17 में, मतलब एक खुद हो गया वो। तो अगर आप इसमें 14 जोड़ते हो, 4 3 7, 7 4 11, तो टोटल 31, मतलब 31 विद्यार्थी हैं टोटल है। तो 14 यहां से आओगे जब गिनते हुए 31 30 29 28 ऐसे करते करते जब टोटल आप गिन चुके होंगे तब टोटल उसको ये भी होगा शामिल, उन सबको जोड़ने के बाद आपको 15वां स्थान मिलेगा। वैसे 14वां भी ऑप्शन में, 14 तो हो गए, खुद हो गया वो, 15 हो गए, इसलिए 15वां स्थान, उसका स्थान पूछा है। चलिए आगे बढ़ना है फिर से। रोहन का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है और वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। वामावर्त और दक्षिणावर्त बड़ा कंफ्यूजन होता है वहां पर, और उसी दिशा में 90 डिग्री पुनः घूमता है। अब बताइए कि वो किस, उसका मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर पश्चिम आपको बताइए ऐसे होता है, ये उत्तर पश्चिम है उसका मुंह, रोहन का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है ये। अब वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है, दक्षिणावर्त का मतलब ये है 90 डिग्री, ठीक ये हुआ, यहां घूम गया है वो, और उसी दिशा में फिर इसी दिशा में जहां को जा रहा है, मतलब 90 डिग्री फिर घूमा, फिर 90 डिग्री मतलब यहां होगा, ये यहां पर आ गया वो। तो अब उसका मुंह किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व, ये साउथ ईस्ट है, क्लियर हो गया, एक बार में ही हो गया, देखो दक्षिण पूर्व की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। यदि दीपक रवि का भाई है, रीना अतुल की बहन है, रवि रीना का पुत्र है, दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। दीपक और रवि दो भाई हैं, पूछ रहा हूं, दीपक रवि का भाई, यानी दीपक और रवि ये भाई हैं दोनों। ये स्टेटमेंट तो क्लियर है, लेकिन ये वाले स्टेटमेंट से ये बहुत हटके है, तो इसको देखना पड़ेगा। रवि रीना का पुत्र है, ये जो रवि है ना, रीना का पुत्र है। जब रीना का ये पुत्र है, तो इसका मतलब रीना का पुत्र ये भी होगा, ये भी उसका पुत्र होगा रीना का। लास्ट में यही पूछा है शायद। तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है? तो बेटा ही होगा, पुत्र होगा, यहीं पर बन गया है, मतलब इसको 20 वाली को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसलिए आप रीजनिंग करते वक्त कई बातों को ध्यान में रखना, सारे स्टेटमेंट पढ़ लेना, तब जाके। एक संख्या दी है बड़ी सी, ये देखिए, में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले 7 और ठीक बाद में 9 है? गिनोगे तो आपको पता चल जाएगा, इसको मैं आप कर लोगे, उम्मीद है सरल है। 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक अधिवर्ष यानी लीप ईयर में मार्च का प्रथम दिन क्या होगा? मार्च का पहला दिन पूछा है, वो भी लीप ईयर में। लीप ईयर का मतलब फरवरी का 29 जाना, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा होना। अब आप 1 जनवरी को हो और 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो एक दिन एक्स्ट्रा तो ये हुआ। अब जनवरी में 3 दिन एक्स्ट्रा होते हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गए, और फरवरी में 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ, 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए, और मार्च के पहले दिन ही आपको बता देना है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा है। शुक्रवार के 4 दिन बाद क्या होगा? तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो इसका आंसर मंगलवार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, रिक्त स्थानों पर क्या होगा? ये दी है, ये देखो 4, ये रिक्त स्थान जो नीचे बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर 112 113 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है 110 118, यहाँ पर 115 16 ए। अब इन रिक्त स्थानों पर यहाँ से फिल करना है आपने, तो हम कर तो देंगे, लेकिन आएगा कैसे? तो जैसे इससे ऑप्शन दिया है तो 111, तो अगर मैं 111 लिखता हूं तो 111 के बाद 112, उसके बाद 113, मतलब एक एक का गैप है इसमें। तो जैसे 114 लिखा हुआ है, तो 114 अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो 114 में 110 4 14 4, यानी 4 4 का गैप है इसमें, 4 4 का गैप है, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको रीजनिंग का हर पार्ट देख लेना चाहिए। अब यहाँ पर फिर 117 लिखा हुआ है, तो 117 अगर लिखता हूं तो फिर से इनमें एक एक का गैप है, एक एक का गैप फिर आ रहा है, तो एक का गैप, 4 का गैप, एक का गैप, 4 का गैप, इसका मतलब इस टाइप से होगा, तो ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 में जा रहे हैं हम लोग अब।
P बराबर 6, P का मान 6 है, J का मान 4 है, L का मान 8 है और M का मान 24 है। तो M डिवाइडेड L क्रॉस J प्लस P बराबर क्या होगा? तो वैल्यू रख दोगे आप सीधा। M का मतलब क्या है? देखिए M का मतलब 24 है, डिवाइडेड L का मतलब L मीन्स 8 है, फिर है क्रॉस J का मतलब है यहाँ पर 4 और बहुत जनरल है प्लस P का मतलब वहां 6 प्लस 6। आपको पता है बोर्ड मास का यूज करोगे आप, सबसे पहले डिवीजन वाला सॉल्व होगा तो 8 से इसको भाग दोगे 3 आ जाएगा, तो 3 गुणा 4 प्लस 6, 3 चौको 12 प्लस 6, 12 और 6, 6 2 18, इसका आंसर 18 हो गया। तो बोर्ड मास से सॉल्व होगा, लेकिन पहले आप यहां नहीं कर सकते, पहले डिवीजन करोगे फिर मल्टीप्लीकेशन, BOD MAS, पता ही आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंखला में गलत पद का ज्ञात करें, मतलब कौन गलत है बताना आप। 24, 72, 120, 163, 200, ध्यान से देखोगे ना सब में 24 का भाग जाएगा, या 12 का जाएगा, या 2 का जाएगा। 163 वैसे भी विषम संख्या लग रही है, तो इसमें न 24 का भाग जाने वाला न 12 का, तो इस वजह से यही सबसे विषम होगा, देखने से पता चल रहा था। ये थे 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के, इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता भारत के किस राज्य से है? फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता नंदिनी गुप्ता है, ध्यान रखना, यह है राजस्थान की। जर्क शब्द किस खेल से संबंधित है? नया शब्द आया जर्क, तो इसका भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। क्वेश्चन नंबर 74, किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो गोवा ने किया अभी नया प्रोग्राम। 74 क्वेश्चन अब हमारे कब्जे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75, बोल्ड कुरुक्षेत्र नामक एक संयुक्त अभ्यास भारत और किस देश के बीच जोधपुर में राजस्थान में हो रहा है? इसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो सिंगापुर के साथ चल रहा है संयुक्त सैन्य अभ्यास। उत्तराखंड की 5वां धाम यात्रा किसको कहते हैं? तो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहते हैं। उत्तराखंड में एक नाली के किसके बराबर होता है? तो एक नाली 200 वर्ग मीटर। आज के हिसाब से नहीं है ये गोरखा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय की बात है, उसके हिसाब से सब जगह अलग अलग होता है। वैसे अठूड़ी त्योहार किस बुग्याल में मनाया जाता है? तो ये है दयारा बुग्याल, उत्तरकाशी, काफी फेमस, वहां पर माखन की होली खेली जाती है इसमें। क्वेश्चन नंबर 79, उत्तराखंड में सिद्धवा विधवा क्या है? सिद्धवा विधवा ये भोटिया जनजाति में स्थानीय लोक देवता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरा एक्सप्लेन होना चाहिए, लेकिन इतना समय नहीं, आपको भी पता है। जिसको एक्सप्लेन सुनना है तो हमारे देवभूमि IAS अकेडमी में उसका स्वागत है, आप वहां आए, पूरा एक्सप्लेनेशन होगा PCS की क्लासों में। चलिए आगे बढ़ता हूं। उत्तराखंड में सिद्धवा विधवा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस भारतीय राज्य ने पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनों की शुरुआत की है? इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन की शुरुआत करने वाला मेघालय। क्वेश्चन नंबर 81, उज्ज्वला तथा उजाला योजनाएं भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रारंभ की गई? वैसे जैसे ऑप्शन में लिखा हुआ है इसके हिसाब से अगर देखें तो उज्ज्वला, तो खैर ये उज्ज्वला, अब मैं यहाँ इसका क्लियर भी कर देता हूँ जितना मुझे पता है। उज्ज्वला 1 मई 2016 को हुई थी, ये तो ठीक ही लग रहा है। उज्ज्वला तो ठीक है 2016, लेकिन उजाला की शुरुआत 2015 में हो रखी है और उजाला की योजना मई 2015 में हो रखी है, लेकिन फिर भी घोषणा हो रखी है इसकी घोषणा। अगर घोषणा पूछे तो उज्ज्वला की 2016, 1 मई 2016 और उजाला की 2015। लेकिन ये जो उजाला थी ना, इसकी भी वास्तविक शुरुआत 2016 में ही हो रखी है, लेकिन केवल घोषणा हुई है, इस वजह से यहां पर 2016 एक साल लिख दिया होगा, तो ध्यान रखना आप। वैसे उज्ज्वला 1 मई 2016 और उजाला 2015 अलग अलग है। उज्ज्वला गैस से संबंधित है और उजाला आपको बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 82, राज्य का प्रथम डिजिटल गांव घेस गांव कहां है? घेस गांव डिजिटल गांव माना जा रहा है उत्तराखंड का पहला, तो चमोली में है। उत्याशु बांध किस नदी पर है उत्तराखंड में? ये पौड़ी गढ़वाल श्रीनगर के पास है, अलकनंदा पर। आमुक्त माल्यदा किसके द्वारा लिखी पुस्तक है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, कृष्णदेव राय जी की, विजयनगर साम्राज्य के राजा, और उनने तेलुगु भाषा में लिखी है। पूछता है अगर तेलुगु किस भाषा में लिखी है, तो तेलुगु भाषा में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ हम लोग। कोलकाता का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जॉब चार्नोक, 1698, ध्यान है मुझे यहाँ पर। तो जॉब चार्नोक ने कोलकाता के 3 शहर खरीदे थे, कालिकाता, गोविंदपुर और सुतनाती, उन्हीं को मिलाकर एक गांव बसाया था जॉब चार्नोक ने, उसे कहते थे धीरे धीरे कोलकाता।
चलिए, महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 का। महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता की है, बेलगांव अधिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद 40वां अधिवेशन होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि 1932 में, सॉरी 40वां नहीं होगा, क्योंकि 1916 लखनऊ, 1907 सूरत का 23वां अधिवेशन था, और फिर उसके बाद 1916 का लखनऊ का और ज़्यादा हाईलाइट था, वो होगा 1907 लखनऊ का 16वां अधिवेशन होगा। 40वां अधिवेशन, 32वां अधिवेशन, चलो एक बार याद दिलाता हूँ। 1907 जो सूरत में हुआ है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, 23वां अधिवेशन था। और इसके बाद ज़्यादा हाईलाइट था 1916 का लखनऊ का, जहाँ पर दोनों मेल हो गया था, तो ये 32वां अधिवेशन था। अब आप अनुमान लगा दो कि जब 1907-16 में 32वां हो रहा है, तो उसके बाद 1924 में बताना आप, तो 16 के बाद 4, 4, 4, 8, 32 में 8 जोड़ दो, 40वां अधिवेशन होगा। मतलब गांधी ने जो अधिवेशन की अध्यक्षता करी होगी, तो 40वां अधिवेशन चल रहा होगा, और लगभग जो परमानेंट अधिवेशन है, एनुअल होते हैं, जो वार्षिक होते हैं। वैसे तो 1918 में, 20 में, 23 में दो बार अधिवेशन होते हैं, विशेष अधिवेशन होते हैं, लेकिन जो एनुअल अधिवेशन होता था 40वां अधिवेशन था। क्लियर हुआ अब हमारा? सूरत में 23वां, लखनऊ में 32वां, और बेलगांव में 40वां। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो जहांगीर, मतलब 1615 में आया है, तो जहांगीर का ही टाइम पीरियड होगा उस समय। बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम सेकंड। बक्सर का युद्ध 1764 में, तो शाह आलम सेकंड का टाइम पीरियड है 1759 से लेकर 1806 तक शाह आलम सेकंड गद्दी पर बैठा, तो उसी का टाइम बक्सर का युद्ध। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट, प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में कहां से हुआ था? बंगाल गजट जेम्स ऑगस्टस हिक्की का पहला समाचार पत्र हम जानते हैं, लेकिन वो कहां से प्रकाशित था? तो कोलकाता से। किस गवर्नर जनरल को सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है? 1618 में भारत का गवर्नर बना था। क्वेश्चन नंबर 91, सोम प्रकाश पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 92, यक्षगान और कारागम कहाँ के लोक नृत्य हैं? पूछा। दोनों को बताना है, अलग अलग राज्य दिए हैं, तो यक्षगान कर्नाटक का है और कारागम तमिलनाडु का है। अलग अलग भी आता रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जोनाथन डंकन ने की थी। संस्कृत विश्वविद्यालय बनारस का पहला भारत का संस्कृत विश्वविद्यालय था ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी का क्वेश्चन है, प्रसव में कौन सी संधि है? वैसे तो योरोलोवो यण संधि के उदाहरण है, यहाँ पर वो से आप सीधा यण संधि भी मार सकते हो, तो लेकिन संधि विच्छेद करने के बाद ही पता चलेगा। 95, शुद्ध वर्तनी बतानी है, मतलब सबसे शुद्ध कौन है? पूज्यनीय। तो इसका आंसर ये सबसे सही होता है, पूजनीय। 96, ग्रीस शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी 1854 में किसने बनाया? तो उस समय 1854 में लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड था, 1848 से लेकर 56 तक, तो उसी के समय की बात है जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई शिमला, हिमाचल में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 97, दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिए जा रहे हैं? यहां पर ऐसे पूछा है, तो 1969 से दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पहला पुरस्कार देविका रानी को मिला था, देविका रानी को, ये पहला पुरस्कार था जब 1969 में दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, और शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो ऊट के घोषणा पत्र को, यानी 1854 में जब शिक्षा के निजीकरण की बात उठने लगी, तो तब उसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाने लगा, चार्ल्स ऊट का घोषणा पत्र। क्वेश्चन नंबर उत्तराखंड से 99, उत्तराखंड में तिमली और मोहंड पास यानी दर्रे किस राज्य से सीमा बनाते हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले दर्रे हैं। और अंतिम क्वेश्चन है 100वां, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में रही थी? मतलब कांग्रेस की पहली, भारतीय पूछा है, वैसे कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में रही थी, लेकिन यहां पर पूछा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष मतलब सरोजनी नायडू किस अधिवेशन में, यानी सरोजनी नायडू किस अधिवेशन की अध्यक्ष रही? तो 1925 कानपुर, तो 1925 में रही थी, तो 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन कानपुर में हुआ। तो ये थे 100 फटाफट क्वेश्चन। सभी को शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।